नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीएस प्रोबेशनर के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा कि 75 साल में यहां से निकले हुए आईपीएस अधिकारियों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस इतिहास को आगे लेकर जाए। इस बैच के 175 प्रशिक्षु अधिकारियों में 34 महिला अधिकारी भी शामिल रही, जो इसका हिस्सा बनी, जो अब तक का सबसे बड़ा महिला भागीदार का उदाहरण है। अपना कि इसका कोई इतिहास नहीं था, मगर 75 साल में यहां से निकले हुए आईपीएस अफसरों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक बहुत उज्जवल, बलिदान युक्त और यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। मेरे सामने जो प्रशिक्षु खड़े हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि 75वें बैच ये इतिहास को आगे ले जाए और उसमें अनेक नए स्वर्णिम पृष्ठ जोड़े। आज यहां से 175 प्रशिक्षु बेसिक कोर्स प्रशिक्षण पूरा कर बाहर निकलेंगे और यहां भूटान, मालदीव, मॉरिशस और नेपाल के 20 विदेशी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है और ट्रेनिंग लिया है। मेरे लिए आनंद का विषय है, 175 प्रशिक्षु अधिकारियों में 34 महिला अधिकारी भी इसका हिस्सा बने हैं और वो अब तक सबसे बड़ा महिला भागीदारी का उदाहरण है। मैं समझता हूं कि स्थापना की इसका कोई इतिहास नहीं था, मगर 75 साल में यहां से निकले हुए आईपीएस वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर स्थापित करने का संकल्प उनकी दादी ने उस जमाने में लिया था जब इस पूर्ण विचारधारा का श्री गणेश हुआ था और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संभव हो पाया है। आज कुछ लोगों को लग रहा है कि वे भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में रहकर भी 370 पूर्ण रूप से खारिज करने के पक्ष में मैं बोला था। देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो करके दिखाया है वो किसी करिश्मा से कम नहीं है। दादी ने उस जमाने में लिया था जब इस पूर्ण सोच विचारधारा की श्री गणेश की गई थी और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संभव हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 हटाएंगे, 370 हटाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक विधान एक संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर व्यक्ति एक समान है। 3 तलाक हम हटाएंगे, 3 तलाक हम हटाए, हमने हटाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राम मंदिर की स्थापना होगी, राम मंदिर की स्थापना हुई। ये सारे ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही भारत में संभव हो पाए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आज कुछ लोगों को लग रहा है कि वे भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। देश हित होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में जो करके दिखाया है, करिश्मा से कोई 70 हो, चाहे दुश्मनों को ठीक स्थान की बात हो, चाहे भारत के विश्व पटल पर लहराने, चाहे पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात हो, चाहे राम मंदिर की स्थापना की बात हो। दादी ने उस जमाने में लिया था जब इस वहीं प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा ना तो पेपर लीक ना कलम कोचिंग से कोई संबंध है। ये बीजेपी केवल वातावरण दूषित करने के लिए कर रही है। इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, जनता को सच्चाई बताएंगे। हमारा किसी पेपर लीक में किसी भी परिवार के सदस्य का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाए तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम
भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनकी सच्चाई बताएंगे और जो जनता फैसला करेगी वो फैसला हमें स्वीकार होगा। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी, मैं, रंधावा जी, सब लोग चर्चा करेंगे कोर कमेटी में कैसे इलेक्शन को आगे लेके जाना है। ये हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हमको प्रेशराइज करना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं। न हम डरने वाले हैं, न प्रेशर में आने वाले हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। न पेपर लीक से हमारा कोई संबंध है, न कलाम कोचिंग से हमारा संबंध है। उसके बावजूद भी जो जानकारी या जो जांचें जो ईडी को करनी है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी कार्रवाई कोई भी राज्य सरकार की एजेंसी या केंद्र के सरकार की एजेंसी करेगी, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। जो उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी हम उनको देंगे, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा चुनाव भी लड़ेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की फिर से सरकार बना। वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ रही हैं, राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैलाई जा रही है, इसी अलग अलग दलों और मतों में बांटे जा रहे हैं लोग। साथ ही एक साथ लोग आए, लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा। नेता हम आसानी से चुन लेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। पार्टी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, यहीं से हवा पूरे देश में फैलेगी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का सूपड़ा साफ होगा। देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी है और राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है, भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है, प्रजातंत्र के ऊपर आघात पहुंचा रहा है। इसलिए हम लोग विभिन्न दलों में, मतों में बटे हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं और गठबंधन इंडिया, आपको मालूम है कि पटना से ही, पटना के ऐतिहासिक जगह से यहीं पर बैठक करके और कर्नाटका से लेकर के मुंबई, सब जगह देश के 23 दलों के लोगों ने मीटिंग किया है और इकट्ठे हुए हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा। नेता हम लोग चुन लेंगे आसानी से, उसमें कहीं कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं होगी। पटना के ऐतिहासिक जमीन में, गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं, भारी रैली। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये जा रहे हैं। इसलिए छटपटाहट, काफी छटपटाहट है इन लोगों के बीच में। छापा छापा मारते रहता, छापा, मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है और इनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हाथ से सब निकल रहा है। अभी जो देश में
वहीं विंध्याचल धाम में रहकर मजदूरी करने वाली रिंकी दशहरा की शाम नशे का सेवन करने के बाद बेसुध हो गई। उसने अपने मासूम बच्चे को बंगाली तिराहे पर छोड़ दिया। खुद मासूम बच्चे को छोड़कर काली खोहम मार्ग पर अचेत पड़ी थी। सूचना मिलते ही विंध्याचल कोतवाली प्रभारी अरविंद मिश्रा ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी निगरानी के लिए महिला पुलिस को लगाया गया। साथ ही पुलिस की टीम ने रात भर कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को बरामद कर लिया। दंपति को 2 वक्त की रोटी के लिए गोरखपुर से आकर विंध्याचल धाम में रहकर मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। मां नशे में अपना बच्चा भूल गई, जिसे तलाश कर पुलिस ने सुरक्षित रखा था और आज अस्पताल से महिला के निकलने पर उसके पति और महिला को उसका बच्चा सौंप दिया गया। रिंकी बच्चा कहाँ खो गया था? का नाम है, नाम ना याद। काली खो कब से खोया है? काल से शाम से। तो कौन हेरा, कौन दिया तुमको बच्चा ये? बाबू साहब देनी, गुरु जी पुलिस वाले बताओ। हाँ, पुलिस साहब देनी है। पुलिस साहब दिए हैं। हाँ। तो कैसे खो गया था? दारू पिलाने। तुम दारू पी थी? हाँ। और बच्चा छोड़ दी थी कहीं? हाँ। रिंकी बच्चा कहाँ खो गया था? का नाम है, नाम ना याद। काली खो कब से खोया है? काल से शाम से। तो कौन हेरा, कौन दिया तुमको बच्चा ये? बाबू साहब देनी है, गुरु जी पुलिस वाले बताओ। हाँ, पुलिस साहब देनी है। पुलिस। मेरी पत्नी गायब थी कल 8 बजे से। कैसे? दारू पिए थी। अच्छा, तो दारू पी के बाद बच्चा हेरवा दिए थे। फिर साहब खोद के तब दे। बच्चा मिल गया? बच्चा मिल गया। अच्छा, तो खुश हो? खुश है। मेरी पत्नी वहीं महिला बीजेपी सरकार के द्वारा महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर रायबरेली जनपद के सदर विधानसभा में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सदर विधानसभा से बीजेपी विधायक अदिति सिंह और मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने बताया कि ये बिल महिलाओं के लिए कितना कल्याणकारी है। अब गरीब महिलाएं भी चुनाव लड़कर देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ महिलाओं को आश्वासन देती रही, अगर वो चाहती तो ये बिल कब का पारित हो चुका होता। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ, आपके सामने है। बहुत ही महिलाओं की भारी संख्या में भागीदारी रही और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती गीता शाक्य जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। उन्होंने टाइम निकाला रायबरेली आने का, इसके लिए भी मैं दीदी को हृदय से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आपने खास तौर से अगर गीता दीदी की बात करें तो मैं व्यक्तिगत लेवल पे बहुत ही प्रभावित रहती हूँ, क्योंकि आपने प्रधानी से लेके राज्यसभा का सफ़र खुद तय किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपना करियर एज अ ग्राम प्रधान चालू किया और आज आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये समस्त हर महिला के लिए बहुत ही गौरव की बात है। वहीं आजादी के अमृतकाल के महोत्सव कार्यक्रम के तहत चल रहे मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी हर्षदा माथुर ने शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में रायबरेली जिले के सभी नगरपालिका, नगर पंचायत और सभी ब्लॉकों के प्रतिनिधि कलश लेकर मिट्टी लेकर शहीद स्मारक पहुंचे। इस दौरान मिट्टी से भरे हुए कलशों को सुंदर तरीके से सजाया गया और शहीद स्मारक पर देशभक्ति के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ पर शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम और उसकी जो विभिन्न गतिविधियाँ आप लोग जनपद में निरंतर देख रहे हैं, उन्हीं का आज जनपद स्तर का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे समस्त नगर पालिकाओं से, नगर पंचायतों से और साथ ही साथ समस्त ब्लॉकों से जो हमारे मिट्टी कलश हैं जिनको यहाँ लाया जाना था, आज उसका कार्यक्रम संपूर्ण किया गया है। यहाँ करीब 28 कलश आप लोग देख सकते हैं आ गए हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से यहाँ पर आज मेरी माटी मेरा देश का जो मुख्य रूप से संदेश है और जो हम लोगों को इसको उत्सव की तरह मनाना है, वह कार्यक्रम किया गया है। आज हम शहीद स्मारक पर हमने माल्यार्पण भी किया है और हमारे जितने भी वीर शहीद हैं उन सभी को नमन और उनका वंदन किया गया है। तो कलश आने भी शेष हैं या भी ये कंप्लीट हो गए? आप देख सकते हैं कि हमें समस्त ब्लॉक और समस्त नगर निकायों से उनको लाना था, तो वर्तमान में हमारे 28 कलश आ चुके हैं और ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है।
में बेखौफ दबंगों ने गार्ड को बंधक बनाकर मोटर गैराज में खड़ी गाड़ियों और ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। और यह मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के डिडौली गांव के पास का है, जहां अनुज गुप्ता का मोटर वर्कशॉप है, जहां पर 4 पहिया गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम होता है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले तारा बाबू नाम के एक युवक ने अपनी एक कार बनने के लिए दी थी। गाड़ी बनवाने के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में कुछ कहासुनी हुई थी। देवराज गाड़ी मालिक तारा बाबू के लड़के सिविल रावत ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर रात गैराज पहुंचे और गार्ड को बंधक बना लिया और बाद में वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं बेखौफ दबंगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद ऑफिस का शीशा तोड़कर गाड़ी की चाबी निकाल ली और कार बिना पैसे दिए लेकर फरार हो गए। हालांकि गाड़ियों में तोड़फोड़ और कार को लेकर भागने की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम अनुज है। हमारे अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी बनने के लिए आई थी, जो तारा बाबू के नाम से थी गाड़ी। उस गाड़ी में पूरा काम हो गया। काम होने के बाद कस्टमर गाड़ी पूरी चला के दिखवा दिया गया। वो गाड़ी इस काम से संतुष्ट थे। उसके बाद जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने 17,000 रुपये बाकी किया और उसके बाद गाड़ी जो है ले जाने के लिए बोला, तो हमने कहा कि पेमेंट पूरा जमा होगा, उसके बाद ही गाड़ी जा पाएगी। ठीक है, यहाँ पे आए, उसके मैंने कहा कि गाड़ी अभी आपको नहीं दे पाएंगे जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाएगा। वो चले गए। उसके बाद उनके भाई, उनके लड़के आए, वो गाली गलौज उन्होंने किया और कल रात में वही करीब 10:02 पे यहाँ पे आके तोड़फोड़ की है। वहीं नगर पालिका रायबरेली में क्षेत्र के विकास के पैसों पर साइबर अटैक हुआ है। जनता के विकास के लिए आए करोड़ों रुपए साइबर ठगों ने उड़ा लिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है। मामला रायबरेली शहर की नगर पालिका का है, जहां साइबर ठगों ने नगर पालिका के खाते में जमा 3,22,713 रुपए उड़ा दिए, जिसकी जानकारी नगर पालिका प्रशासन को हुई। पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं ईओ नगर पालिका स्वर्ण सिंह की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले को जिस तरीके से नगर पालिका प्रशासन दबाने में जुटा है, उससे उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। कल कोतवाली में नगर पालिका के अधिशासी अभियंता की तरफ से एक शिकायत प्राप्त थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि 3.25 करोड़ का साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड नगर पालिका के फंड्स के साथ हुआ है। पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर को दे करके तथ्यों की जांच कराएगी और प्रथम दृष्टया जो भी उसमें प्रमाणित तथ्य आए गए उसके आधार पर मुकदमा कायम करके उसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे। कितने रुपए का फ्रॉड है? तकरीबन 3.25 करोड़ रुपये का। कल कोतवाली में नगर पालिका के अधिशासी अभियंता की तरफ से एक शिकायत प्राप्त थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि 3.25 करोड़ का साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड नगर पालिका के फंड्स के साथ हुआ है। पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर को दे करके तथ्यों की जांच कराएगी और प्रथम दृष्टया जो भी उसमें प्रमाणित तथ्य आए गए उसके आधार पर मुकदमा कायम करके उसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे। कितने रुपए का फ्रॉड है? तकरीबन 3.25 करोड़ रुपये का। कल कोतवाली में नगर पालिका के अधिशासी अभियंता की तरफ से एक शिकायत प्राप्त थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि 3.25 करोड़ का साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड नगर पालिका के फंड्स। वहीं हनी ट्रैप के मामले में बसपा के पूर्व मंत्री के 4 बेटों सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बसपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के 4 बेटों सहित 6 लोगों पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। युवती ने आरोप लगाया कि डॉक्टर नईम से उसका प्रेम प्रसंग था और वो शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। शादी करने के लिए दबाव डालने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का युवती ने पूर्व मंत्री और उसके बेटे पर आरोप लगाया था, लेकिन पूर्व मंत्री के दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप से ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मॉडिफाई बुलेट बाइक को चेकिंग के लिए रोकने पर सीओ और बन्ना देवी इंस्पेक्टर की मौजूदगी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गाड़ी से खींचकर कपड़े फाड़ते हुए उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। भाजपाइयों द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास बीच सड़क पर उसकी गाड़ी के अंदर से ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ खींचतान करते हुए उसके साथ मारपीट किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट किए जाने से साफ तौर से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने अपने बचाव के चलते मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया, जबकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बीजेपी पदाधिकारी द्वारा उनके ऊपर शराब का सेवन किए जाने को लेकर लगाए गए इल्जाम को झूठा और निराधार बताया गया और कहा गया कि बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा सीओ और बन्ना इंस्पेक्टर की आंखों के सामने मेरे साथ मारपीट की गई। वहीं उनको नहीं पता था कि अलीगढ़ की पुलिस इतनी नाकामी है। वो मारपीट में घायल ट्रैफिक इंस्पेक्टर का मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर द्वारा जांच में अल्कोहल की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। दिनांक 25 अक्टूबर की रात में यातायात निरीक्षक द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त मोटरसाइकिल के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने पर कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार किया गया, जिसके संबंध में वीडियो फुटेज के आधार पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मी के नशे में होने के आरोप के संबंध में मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें कोई भी पुलिसकर्मी नशे के आपकी मौजूदगी सर मेरी हालत ये हुई है, मैं स्टेशन में हुआ क्या आपके साथ? मेरी नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी मेरी हालत हुई, मेरे साथ ही हालत की गई। और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत नहीं है, कपड़े देखिए मेरे। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर है आप? मैं यहाँ पर सरकारी काम से आया था। आपका नाम और किस पोस्ट पर कहाँ के? मुझे आदेश मिला था, पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका, रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए, उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की और स्वयं एसएचओ बन्ना देवी इस बात के गवाह है और सीओ साहब गवाह है। आप उनको कुछ मतलब की चोटें थी तो उसके लिए वो होना था इनका मुआयना, और बाकी अल्कोहल के लिए भी इनका होना था। हमने सब जांचें करी जिसमें अल्कोहल तो नहीं आया है, कुछ चोटें हैं इसलिए उनका हुआ है, मेडिकल किया है हमने। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर वैभव है। एक ही पक्ष का वहीं बुलंदशहर के नई मंडी चौक क्षेत्र नवीन मंडी के पास बाइक सवार दंपति को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। ये अनुपशहर रोड नई मंडी के सामने हुआ है। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे लोग, कैसे? ये बुलंदशहर से बाजार होते हुए अपने घर जा रहे थे। कहाँ पर? दोहिली गांव। काय से? बाइक से। और किससे टक्कर हुई है? ये 10 टायरा गाड़ी से टक्कर हुई है, उन्होंने पीछे से मारी है। कितने की मौत है इसमें? जी, कितने लोगों की मौत है? एक की मौत है, हाँ। तकसीर अहमद की, हाँ। और इनकी बीवी है, ये हालत इनकी बहुत गंभीर है, और एक बेटी है उनके साथ में, उनके पैर फ्रैक्चर हो गया। ये अनुपशहर रोड नई मंडी के सामने हुआ है। अच्छा, ये काय वहीं छिंदवाड़ा में विशाल रैली के साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रैली में लगभग हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कमलनाथ के साथ उनके बेटे और सांसद नकुल नाथ और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी मौजूद रहे। वहीं भटिंडा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनके द्वारा भीड़ वाली जगह पर भी वारदात करने से गुरेज नहीं किया जा रहा। ताजा मामला भटिंडा के साइन नगर का है, जहां दुकान पर बैठे पति पत्नी को लूटने की नीयत से आए
नौजवानों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। संजय वासी साईनगर में ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीते दिन देर शाम को कुछ नौजवान उनकी दुकान पर किराने का सामान लेने आए। उस समय उनकी पत्नी दुकान पर अकेली थी। करीब 4000 का सामान निकलवाने के बाद उनके द्वारा QR पेमेंट का बहाना किया जाने लगा। इस दौरान वो दुकान पर पहुंचे। उनका कोई बस न चलता देख इन नौजवानों द्वारा ATM से पैसे निकालकर ले आने की बात कही गई। जब वो वापस आए तो उनके द्वारा तेज धारदार हथियार द्वारा हमला कर दिया गया और पैसे की मांग करने लगे। उनके द्वारा शोर मचाया गया तो युवक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ਕੱਲ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰੋ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿਸੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਮਿਸੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 4 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ, ਸਮਾਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਹ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕਢਾ ਲਿਆ ਸੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਾਓ ਸਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੇ ਕਰੀ ਗਏ 10-15 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੀੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 6-7 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ATM 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਿੱਖੇ ਧਾਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਦਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੜ ਦਾਂਗੇ, ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਲੇਡੀ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਸਮਾਨ ਰਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ CCTV ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਰੀਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈरह ਦਾਖਲ नहीं होया बंदा। वहीं मोगा में फायर अधिकारियों की ओर से मोगा पुलिस प्रशासन को आग से हो रहे हादसों को लेकर जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि आग कितने तरह की होती है और किस तरीके से है आग पर काबू पा सकते हैं और बड़े हादसों के होने पर उन्हें कैसे रोक सकते हैं। वहीं मोगा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने भी उन्हें समझाया कि जब आग लगने से कोई हादसा हो तो तुरंत कैसे फर्स्ट एड देकर अस्पताल पहुंचाया जाए। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਫਾਇਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਕੰਮ करती है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।